नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। जीवन में महका करता है, यह चंदन होता है, वो बिरले होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। दोस्तों, आज हमारे गुलिस्ता कार्यक्रम में एक ऐसे ही बिरले शख्स मौजूद हैं जिन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड से नवाजे हुए और मोहन वीणा के सृजनकर्ता पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब का। हमारा सौभाग्य के पंडित जी आज हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। पंडित जी, लगभग 3 दशकों से और 4 दशकों से लगभग आप संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप हमें इस सफर के शुरुआती दिनों के बारे में कुछ जरूर बताएं। हमारी 300 साल पुरानी परंपरा है संगीत परिवार की। तो पिछले इन पूरे जो 300 साल से एक शास्त्रीय संगीत को ही समर्पित हमारा परिवार भट्ट परिवार के नाम से है। तो मेरे जो पुत्र हैं सलील और सौरभ, वो भी इस म्यूज़िक में है। मेरा जो ग्रैंडसन है सात्विक, वो भी इसी में है। तो इस तरह पूरे परिवार के हर सदस्य कुछ न कुछ शास्त्रीय संगीत और संगीत में दखल रखते हैं। तो एक परंपरा का निर्वाह हो रहा है। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में क्या आपने उस वक्त ये तय कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में काम करना है, या परिवार के साथ मिलकर कुछ और काम करना है? उस क्षण के बारे में बताएं। देखिए, जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनके कान में ध्वनि जाती है संगीत की, तो आपसे आप एक वो डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट, और ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इससे भी कुछ अलग सोचा जा सके। और क्योंकि माहौल घर का ऐसा होता है कि जब हर कमरे में से आपको संगीत की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हों, माँ बाप भाई बहन सब कुछ, सभी लोग संगीत में जब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके कान में एक अपने आप ही संगीत पड़ता है। उसी तरह मेरे भी कान में संगीत पड़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे संगीत कब मेरे अंदर समा गया और मुझे वो आ गया संगीत, कि मैं बस मेरा यही धर्म है, ऐसा मुझे लगने लगा। उसी वक्त से आपके संगीत की यात्रा शुरू हुई? उसी वक्त से शुरू। अपने उस पहले परफॉर्मेंस के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि जब आपने इस फील्ड में पदार्पण किया और आपको लगा कि हाँ, अब मैं इस फील्ड में एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, उस परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। वैसा तो मैं बचपन में, जैसे हमारे यहाँ आकाशवाणी में युवाणी करके एक प्रोग्राम हुआ करता था, तब से मैंने शुरुआत की थी। और पहली बार रिकॉर्डिंग रेडियो स्टेशन पे जाके की थी, तो बहुत छोटा था मैं। बच्चों के प्रोग्राम में मुकुल एक प्रोग्राम आया करता था आकाशवाणी जयपुर से, तो उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। लेकिन जो मेरा फर्स्ट जो पब्लिक परफॉर्मेंस बॉम्बे में, उस टाइम में उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, आज मुंबई है, लेकिन उस टाइम बॉम्बे था। और मुझे याद है कि मेरा प्रोग्राम 1970 में था, जिसमें पहली बार मेरा कार्यक्रम, एक पब्लिक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, हुआ। और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे था। मैं 18 साल का होऊंगा उस टाइम पे। तो उस समय दूसरे दिन मुझे बहुत अच्छा एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कैप्शन मिला कि 18 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट स्टील्स लाइमलाइट। वो मुझे आज तक ज़िंदगी में याद है। और दूसरी अच्छी बात ये हुई कि HMV कंपनी, जो एक सबसे बड़ी कंपनी माना जाती थी उस समय, मानी जाती थी, HMV कंपनी ने मुझे उसी प्रोग्राम के बाद में ऑफ़र किया कि आपका हम एक रिकॉर्ड निकालेंगे, एक एल्बम निकालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कलाकार के लिए पहली बार ही उसको ये मौका मिल जाए कि देश की एक बहुत सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी उसको एक एल्बम के लिए ऑफ़र करे। तो इस लिहाज से मैं काफ़ी लकी रहा कि मुझे पहले से इस तरह की एक प्रोत्साहन मिल गया मुझे। 18 वर्ष की कम उम्र की आयु में आपने मुंबई जैसे शहर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतना अच्छा कोटेशन आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिला। क्या आशय रही परिवार की आपके ओर से जी कि इतना अच्छा, इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला? कैसा अनुभव रहा? देखिए, परिवार वाले तो हमेशा साथ रहते ही हैं। उन्होंने मेरी मेहनत देखी, मुझे पसीने बहाते हुए देखा, मुझे भूखे रहते हुए देखा, और साधना में रत देखा। मेरी मदर जो है चंद्रकला जी, उन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया और मुझे एनकरेज किया और मुझे तालीम भी दी रागों की। और इस तरह से वो उन्होंने देखा, तो उनकी जो एक दुआएं होती हैं पीछे से, पूरे घर की दुआ, मेरे भाई साहब शशि मोहन जी, मेरे पिताजी मनमोहन जी,
उन सब की दुआएं, आशीर्वाद तो मुझे था ही, और मैं समझता हूँ उसी का फल है, क्योंकि जब तक हम बुजुर्गवार जो हमारे घर के हैं उनकी दुआएं ना, आशीर्वाद ना लें, तब तक मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, मुमकिन नहीं है। और वो मुझे मिला, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। पंडित जी, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत साधना की है, बहुत तप किया है। वो आपकी ज़िंदगी में लम्हा कब आया कि जब आपको लगा कि हाँ, इस मकाम से शायद मुझे मेरी मंजिल, या यूँ कहें कि मेरा लक्ष्य थोड़ा और नज़दीक आता दिख रहा है? वो उस समय के बारे में जी देखिए, संगीतकार की ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जब उसको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन होता है अंदर, कि अंदर उसको ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, और हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है, वो एक्सेप्ट हो रही है लोगों के द्वारा। तो अमूमन जब कुछ अवार्ड्स मिलते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि चलिए कुछ रिकॉग्निशन मिला हमारे काम को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे 94 में ग्रैमी अवार्ड मिला था अमेरिका में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है, विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड जो है वो मुझे 94 में मिला, और 97 में मुझे एक दूसरे एल्बम के लिए नॉमिनेशन भी मिला। तो नॉमिनेशन भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा उसको मानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 नंबर आ जाना बहुत अच्छी मुश्किल काम है, और वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी बोलते हैं। जैसे आपने बताया कि 1994 में आपको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, आपने भारत के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। मीटिंग बाय द रिवर जो आपको एल्बम आपने बनाया, उसके लिए आपको नॉमिनेशन मिला और आपने अवार्ड जीता। जी, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप मीटिंग बाय द रिवर से एक हमें कोई ज़रूर चीज़ सुनाएं। ठीक है, ये मेरा कंपोजिशन था जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला, और इसके पीछे ये था कि 7 स्वरों के माध्यम से कैसे खुशियाँ बांट सकते हैं अपन, कैसे अपन दिलों में प्यार का संचार कर सकते हैं संगीत के माध्यम से, एक खुशनुमा वातावरण बने, एक दिल से प्यार निकले। तो उसका वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए शुद्ध स्वरों में मैंने इसकी रचना की। अगर इसके टाइटल पर जाए तो मीटिंग बाय द रिवर बताना चाहेंगे नदियों का। जी, तो देखिए, संगीत एक नदी धारा की तरह है, बह रही है धारा संगीत की। तो 2 धारा हैं, एक तो हमारी भारत की संगीत की धारा, और एक वेस्टर्न म्यूज़िक जो रायकुडर जो हैं जिन्होंने गिटार बजाया उनकी। तो ये 2 धाराओं का मिलन, यानी हम कैसे एक साथ आ सकते हैं, एक संगीत को हम बना सकते हैं। वहाँ से मीटिंग सर आपसे वाकई संगीत इंसान को और भगवान को जोड़ता है। वो लम्हा जीवन में कितना महत्वपूर्ण था जब एक भारतीय मूल के और भारतीय आर्टिस्ट को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। उस लम्हे के बारे में बताएं, कैसा लगा आपको? जी, बहुत ही अच्छा लगता है। वो समय अपना ऐसा होता है कि एक अंदर सुकून होता है, एक अंदर सेटिस्फेक्शन ये होता है कि भाई इतने वर्षों जो मेहनत की है उसको थोड़ी कामयाबी मिली। एक पीठ थपथपाना जैसा होता है कि किसी ने आके आपकी पीठ थपथपाई कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है। तो उस तरह का एक अनुभव हुआ। और दूसरी बात, अपने देश के लिए भी बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान शायद पहली बार मिली कि
भारतीय कलाकार को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। जी जी शुक्रिया। उसमें कितना हाथ मानते हैं आप दुआओं का, अपने परिवारजन का, गुरुओं का? सबका है, बिल्कुल जी। देखिए, सबका आशीर्वाद पहला है, फिर अपनी खुद की मेहनत होती है, और फिर जाके लास्ट में एक चीज़ होती है, किस्मत। बिल्कुल। तो ये सब मिला के जिसको मिल जाता है वो। सिंगिंग बाय द रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ आपकी जिन्होंने संगत की, उनके बारे में हम बताया। मेरे साथ में बजाया था अमेरिका के एक बहुत फेमस गिटार प्लेयर हैं, राय कूडर उनका नाम है। वो ब्लूज़ भी बजाते हैं। ब्लूज़ एक म्यूज़िक का प्रकार है अमेरिका का, जो वेस्टर्न म्यूज़िक हम जिसको बोलते हैं ब्लूज़, वो बहुत बड़े फनकार हैं। और लेकिन मैंने जब उनके साथ में किया था तो अपना संगीत क्या है कि अपने संगीत में, यानी हमारे भारत के संगीत में एक इम्प्रोवाइजेशन का पार्ट होता है। यानी आप पहले से सोचा समझा, कागज़ पे लिखा हुआ, और वो चीज़ें, और फिर उसको अदा कर देना और रिकॉर्ड कर देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि जो इसकी आत्मा है संगीत की, वो इसमें है कि आप उसी वक्त आपकी जो कल्पना है वो साकार हो, और वो इमेजिनेशन वो कैप्चर हो उसी वक्त। तो इस रिकॉर्डिंग में जी मीटिंग बाय द रिवर जो है, इसमें कोई रीटेक्स नहीं किए, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई लिखित संगीत इसमें नहीं किया, बल्कि इसको इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर बेस रखा। एक्सट्रम उसके बारे में बताएगा जी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और पंडित जी से जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है गुलिस्ता में। आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आप काफ़ी दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे जी कि मोहन वीणा के आप सृजन करता है जी। ये ख्याल कैसे दिमाग में कौंधा कि इसको इस तरह भी इम्प्रोवाइज किया जा सकता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान दिलाई जा सकती है, उनके बारे में? 1966 की बात है। उस समय मैंने पहली बार ये गिटार जो एक इंस्ट्रूमेंट देखा, और उसको मैंने उसका भारतीयकरण करना शुरू किया। आज जो आप ये देख रहे हैं मोहन वीणा का रूप जो है, ये एक आर्ट स्टॉप है, थोड़ी सी इसकी अलग डिज़ाइनिंग है, एफ कट होल है, और ये ब्रिज है, इसमें एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, और फिर ये स्ट्रिंग्स इसमें होते हैं, और इसमें कुल 20 तार हैं। आप ये भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम तरब के तार। तरब यानी सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स। इनका फंक्शन होता है कि ये वाइब्रेट करते हैं। इनको अगर हम बजाएं नहीं ना भी, तो भी ये एक वाइब्रेट करते हैं, अगर सही स्वर की सच्चाई से अगर स्वर लगा तो। और ये एक तुम्बा है जो कि हमारी वीणा में और हमारे सितार में जिस तरह से होता है, ये वो उसी तरह से तुम्बा इसमें लगाया गया है। और वीणा का जो एक रूप होता है, एक उसमें भी इस तरह का होता है एक बजाने का। तो इसको लेफ़्ट हैंड में इस तरह से पकड़ के, और इसको इस तारों पर इस स्वरों का निर्माण होता है। 2 ये पहनते हैं और एक ये पहनते हैं, और फिर इस तरह से इसमें गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों का समावेश करके मैंने मोहन वीणा का सोचा कि इसमें जैसे गायकी अंग होता है, तो उसमें गायकी मतलब जो गले से जो एक हमारे जो निकलती हैं गमक, ताने, और जो एक कंटिन्यूटी होती है, गायकी बोलते हैं उसको। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये रे ये रे तो ये इसमें मीड़ बोलते हैं इसको हम लोग। और फिर जैसे कि सा नि ध प म प ग म प नि सा सा म ग प म ध प म प म ग म ग रे सा नि सा ग म ग नि ध ध प म प ध प म प म ग म ग रे सा नि सा
नि सा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा गा रे सा नि सा। अब देखिए ये होता है हर स्वर पर स्ट्रोक होता है, लेकिन जब इसको गायकी अंग से बजाते हैं इसको बोलते हैं गायकी अंग। तो ये एक ही स्ट्रोक में इतने सारे स्वर एक ही स्ट्रोक में निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं गायकी। और तंत्रकारी होता है इनमें, इनका जो काम होता है तो उनको दोनों को मिलाकर इस तरह का ही होता है इसको। गायकी अंग और उसको आपने जोड़ के मोहन वीणा का आविष्कार। जी, गायकी और तंत्रकारी अंग, इनको मिला के इन दोनों का समावेश करके इसमें संभव है। आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपके साथ मौजूद है, आपके सुपौत्र सात्विक भट्ट, सात्विक, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। आने वाली पीढ़ी के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह आपसे सीख रही हैं और आप उन्हें किस तरह मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी जी जी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ चुका है एज एन आइडेंटिफायर ऑफ इंडियन क्लासिकल रागास, 45 राग, एंड एज यंगेस्ट मोहन वीणा प्लेयर। 2 रिकॉर्ड में इनके हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसी क्षेत्र में काम करे और आपकी इस विरासत को आगे बढ़ाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये परंपरा है, ये आपसे आप ही आ जाती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप सात्विक के साथ आप में ज़रूर कुछ सुनाएं और हम देखना चाहेंगे कि सात्विक जी आपसे। आपकी इस विरासत को आगे 4 चांद लगाए। थैंक यू। पंडित जी, आपने देश में विदेश में काफ़ी जगह शोज़ किए हैं, कई सारी लाइव परफॉर्मेंस की आपने दी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना किसी भी मायने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हो और आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताएं। करीब मैं 55 देशों में भाग ले चुका हूँ, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका हूँ और दुनिया के जो बड़े बड़े अच्छे जो हॉल हैं, जो ऑडिटोरियम बोलते हैं, जैसे कि रॉयल एल्बर्ट हॉल है लंदन का, बहुत वर्ल्ड फेमस है, वहाँ परफॉर्म करना ही अपने आप में एक बहुत सम्मान है। वहाँ 3 बार कर चुका हूँ मैं। और सिडनी ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया का, जो सिडनी शहर है, उसका भी बहुत बड़ा नाम है, वहाँ भी मैं जा चुका हूँ 2-3 बार, 3 बार मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो यहाँ इन जगह पर जाने से बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास जो म्यूजिशियंस हैं वो परफॉर्म कर चुके होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस ऑडिटोरियम में इतनी बड़ी हस्तियाँ आके, जो वर्ल्ड की फेमस हैं, वो आके अपना परफॉर्म कर चुकी हैं और वहाँ हम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। पंडित जी, आपने जो अंतर्राष्ट्रीय जुगलबंदी की बात कर रहे हैं, या हम कहें एक ग्लोबल फ्यूजन की जो उसमें आपने एक महारत हासिल की है, उसको एक आप बहुत ही अच्छा आयाम तक ले गए हैं, उसके बारे में दर्शकों को जरूर बताएं। नहीं, महारत तो नहीं कह सकते। देखिए, सब कोशिश होती है। ये है कि मैंने ज़रूर अमेरिकन कंट्री म्यूज़िक, ब्लूज़ और उसके बाद में अरेबियन म्यूज़िक, एक ऊद होता है इंस्ट्रूमेंट, ऊद बोलते हैं उसको, तो वो अरेबियन होता है,
सिमन शाहीन उसके एक बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन है, उद प्लेयर। उनके साथ में मेरी जुगलबंदी का एक एल्बम निकला है, सुल्ताना नाम है उसका, सुल्ताना। उसके बाद में जेरी डगलस डॉब्रो गिटार प्लेयर हैं, बेला फ्लैक हैं, और दूसरे एक चाइनीज़ के साथ भी मैंने किया। चाइनीज़ म्यूजिशियन है जेबिंग चैन, वो बजाती हैं एक बोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अरहू बोलते हैं, वायलिन जैसा होता है बोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो चाइनीज़ म्यूज़िक के साथ भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके हमारा जो एल्बम निकला, जिसको ग्रैमी नॉमिनेशन 94 में मिला। और इस तरह की विधाओं को, अलग अलग विधाओं को लेके एक कैसे समन्वय अपन कर सकते हैं और कैसे उसको हम लोग नाम फ्यूजन का देते हैं, तो वो मैंने इसमें डिफरेंट धाराओं को मिला। अगर भारतीय संगीत की हम बात करें और उसमें हम फ्यूजन की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संगीत के साथ भारतीय संगीत को जोड़ना, कितना अंतर महसूस किया है इसमें? बहुत अच्छा रहता है। बस ओनली एक जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट ये है कि वो थोड़ा सा इस बात को प्रेफर करते हैं कि थोड़ा रिहर्सल हो, थोड़ी सी लिखित हो संगीत, थोड़ा सा प्री डिसाइडेड हो, पहले से सोच के, पहले से रिहर्सल करके पॉलिश्ड वे में करते हैं। और हमारा क्या होता है कि हमारा ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, नो रिहर्सल प्लीज़ हम लोग डायरेक्ट जाके स्टेज पे ही परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट सीधा रिकॉर्डिंग करते हैं। जी पंडित जी, आपका इतना लंबा कैरियर रहा है, आपने बहुत काम किया है संगीत के क्षेत्र में। आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस क्षेत्र में आकर अपना कैरियर तलाश करना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या सिखाना चाहेंगे? तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहली चीज़ तो इसको अपनी जीविका ना बनाएं। अपना कुछ पढ़ाई करें, कुछ कंप्यूटर साइंस करें या जो भी कुछ करना है, स्टडीज़ अपनी पूरी पहले करें और इसको एक हॉबी के रूप में साइड में रखिए। पहले अपनी रोज़ी रोटी और जीविका का पहले इंतज़ाम करिए, फिर म्यूज़िक बाद में लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके और संगीत को जीविका बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हम लोग गुजर चुके हैं उससे, तो बहुत एक तरह से परेशानी होती है और शुरू में रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो वो जो स्ट्रगल डेज होते हैं वो बहुत वास्तव में दुखदाई होते हैं। तो उससे बचा जा सकता है अगर आप पहले अपने आप को सक्षम बना लें। पंडित जी, आपने जो सफलता का आयाम अपनी ज़िंदगी में लिखा है, सफलता के जिस शिखर को आपने छुआ है, उस शिखर तक पहुंचने के लिए किसी का साथ ज़रूरी होता है, या यूँ कहें कि मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप उन लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जिनके मार्गदर्शन से आपने वो सफलता के नए आयाम छुए? देखिए, मार्गदर्शन के लिए हमारे बुजुर्ग लोग होते ही हैं, सब माँ बाप, बड़े भाई, गुरुजन। लेकिन मैं ऐसा भी साथ ही साथ ऐसा भी विश्वास करता हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ करना है तो आपको खुद को करना है। मार्गदर्शन आपको मिल गया, लेकिन अब आपको अपना रास्ता स्वयं खुद बनाना है, खुद तय करना है। तो मेरे केस में मैं घमंड के रूप में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि सेल्फ मेड हूँ मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सिंगर हैं मन्ना डे साहब, मेरे लिए एक रिमार्क दिया कि विश्वमोहन भट्ट मेड द वर्ल्ड थिंक द वे ही थिंक। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने रिमार्क दिया कि मैंने अपनी ज़माने को वैसा बनाया जैसा मैं चाहता हूँ, ज़माने को वैसा सोचने पे मजबूर किया, ये एक तरह से कह सकते हैं। कन्विंस किया या बनाया कि मैं ये कर रहा हूँ, अब आप उसको देखिए कैसे हो रहा है। मंजिल तय की और उस मंजिल का सफ़र तय किया और यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। पंडित जी, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं और मसरूफ़ नहीं होते हैं जी, कुछ लम्हे जब आप अपने आप के लिए जीते हैं जी, उन लम्हों में क्या करना पसंद करते हैं आप? सबसे पहला तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में खेलना कूदना पसंद करता हूँ। बिल्कुल। कभी हम लोग मूवी भी जाते हैं, हम देखते हैं, फिल्म्स वगैरह भी देखते हैं, म्यूज़िक करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। तो इस तरह का एक आम आदमी की तरह भी हम कभी कभार रहते हैं। चलिए पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप जिस तरह से भारत के संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा रहे हैं,
आपकी सफलता में और चांद चांद लगे और अब भारत का नाम यूं ही देश में रोशन करते रहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद थे पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब। इनसे बात की, इनके संस्मरण जाने। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए कलाकार के साथ। जानेंगे उसकी कला और कलाकार के बारे में। तब तक मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।